नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जे फॉर सक्सेस में। आज की इस वीडियो में सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पूरी तरह सोल्व करने वाले हैं। आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको सोशल साइंस में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो आपको अपनी स्टडी के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी सोल्व करना पड़ेगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। इस वीडियो में आज हम सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे और यह वीडियो काफ़ी तेज़ गति से यानी कि तीव्र गति से चलने वाली है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वायु वेग, वायु दाब, वायु दिशा या वायु तापमान। तो राइट आंसर की अगर बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका वायु दिशा। वायु दिशा को मापने के लिए वात दिग्दर्शी का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 32। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? किस में मदद करती है? रेडियो संचरण तरंगों में मदद करती है। ऐसी कौन सी परत है? उस परत का नाम हो जाएगा बाह्य मंडल। क्या नाम होगा? बाह्य मंडल यानी कि थर्मोस्फेयर। क्या होगा? थर्मोस्फेयर उस परत का नाम हो जाएगा। अगर आपसे कभी पूछ ले कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सी परत आदर्श मानी जाती है तो उस परत का नाम हो जाएगा यहाँ पर समताप मंडल। समताप मंडल को ओजोन मंडल यानी कि ओजोन परत के नाम से भी जाना जाता है। मध्य मंडल अगर आपसे पूछे कि उल्कापिंड आते ही जल जाते हैं, कौन सी परत है, तो आप बताएंगे कि मध्य मंडल है उस परत का नाम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए। तो आपको यहाँ पर बताना है कि आंतरिक से लेकर बाहरी परत तक आपको यहाँ पर बताना है। तो जो सबसे बाहरी परत यानी कि जो सबसे ऊपरी परत होती है उस परत का नाम होता है भूपर्पटी यानी कि जो सबसे ऊपरी परत होती है वो आपकी होती है पर्पटी। उसके बाद आपका आता है मेंटल यानी कि दूसरी नंबर की जो परत होती है वो होती है मेंटल। तीसरे पर आपका आता है क्रोड। क्रोड को दो भागों में विभाजित किया जाता है, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। ये आपकी हो जाएगी बाहरी क्रोड और ये वाली हो जाएगी आंतरिक क्रोड। तो यहाँ पर जो सबसे पहले कौन सी परत आएगी? सबसे पहले आएगी आंतरिक क्रोड। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर गलत होगा, दूसरा भी गलत होगा। 3 में भी आंतरिक क्रोड दिया है और 4 में भी आंतरिक क्रोड दिया है। आंतरिक क्रोड के बाद आता है आपका बाहरी क्रोड, इसमें भी दिया है और इसमें भी दिया है। बाहरी क्रोड के बाद आता है मेंटल, मेंटल के बाद आएगी आपकी पर्पटी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर राइट? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेंटल और पर्पटी, इनको अगर उल्टा करेंगे तो पहले आएगी पर्पटी, उसके बाद आएगा आपका मेंटल, मेंटल के बाद आएगी बाहरी क्रोड, बाहरी क्रोड के बाद आपकी आ जाएगी आंतरिक क्रोड। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 34। दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइएगा यह क्या दर्शाता है। यहाँ पर सूर्य, ये पृथ्वी आपकी और ये चंद्रमा। सूर्य ग्रहण दर्शाता है चंद्र ग्रहण, बृहद ज्वार भाटा या लघु ज्वार भाटा। इसका आंसर बिल्कुल सरल शब्दों में आपको बताया जाएगा। इसमें आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ये जो आपको आकृति दिख रही है ये आपको कैसी आकृति दिख रही है? समकोण आकृति दिख रही है। अगर यानी कि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोण स्थिति में होते हैं उस स्थिति को कहा जाता है लघु ज्वार भाटा, नीप टाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु ज्वार भाटा कहा जाता है। जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी तथा चंद्रमा और यानी कि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोणिक स्थिति में होते हैं अर्थात ये मिलकर समकोण बनाते हैं तो इसे ही कहते हैं लघु ज्वार भाटा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 35। कहता है कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। क्या होता है कि मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है तो कहलाती है तटबंध, बाढ़ का मैदान, विसर्प या चाप झील। राइट आंसर होगा यहाँ पर विसर्प। यानी कि जो नदी होती है वो मोड़ मतलब कि इस प्रकार से मोड़ों में बहती है तो वो कैसा रूप ले लेती है? सर्प के जैसा रूप ले लेती है, इसलिए उसको कहते हैं सर्पाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़ा एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है?
यहाँ पर कैसे क्षेत्रों की बात की गई है, दुर्गम क्षेत्र और आपदा वाले क्षेत्रों की बात की गई है। तो वहाँ पर कौन सा साधन सबसे अच्छा रहेगा, वो साधन रहेगा वायु मार्ग। वायु मार्ग आपका पर्वत पठारों सभी जगहों पर पहुंच जाता है, यानी कि दुर्गम स्थानों पर पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर वायु मार्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 37 कहता है कि भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय में संबंधित होती है कहलाती है नगरीय भूगोल, जैव भूगोल, जनसांख्यिकी या मानव भूगोल। तो राइट आंसर की अगर बात करें, जो मानव की जनसंख्या की संरचना के विषय में जो संबंधित होती है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है जनसांख्यिकी। यानी कि जनसांख्यिकी के अंतर्गत मानव जनसंख्या का ही वर्णन देखने को मिलता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पर जनसांख्यिकी। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है आपका अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। जो अभिकथन कहता है कि सूर्य गुजरात के अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। बिल्कुल राइट कथन है। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है, यानी कि ये भी सही कथन है। लेकिन जो यहाँ पर कारण दिया गया, कारण इसका नहीं है कि जो आपका जो सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद में अस्त होता है, इसका कोई इससे मतलब नहीं होगा। यानी कि दोनों सही हैं लेकिन स्पष्ट नहीं करता, यानी कि एक दूसरे की व्याख्या को प्रस्तुत। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर परंपरागत स्रोत है? कैसा स्रोत? गैर परंपरागत स्रोत है। ईंधन है, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा या कोयला। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। गैर परंपरागत स्रोत का मतलब होता है कि नवीकरण, यानी कि नवीकरण स्रोत को ही गैर परंपरागत स्रोत कहा जाता है। नवीकरण संसाधन या स्रोत का मतलब होता है कि ऐसे स्रोत जिनको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है, ऐसे स्रोत को नवीकरण कहते हैं। जबकि परंपरागत या अनवीकरण स्रोत को खत्म किया जा सकता है, यानी कि एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। उसके अंतर्गत कोयला है, आपका पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम गैस, ईंधन, प्राकृतिक गैस, ये सभी सम्मिलित हैं। जबकि नवीकरण यानी कि गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, इस प्रकार के संसाधन सम्मिलित हैं। आपको समझ में आ चुका होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 40। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली प्रजनन कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेरीकल्चर, विटीकल्चर, हार्टिकल्चर, पीसी कल्चर। तो राइट आंसर की अगर बात करें, जो मछली पालन होता है या मछलियों का जो प्रजनन होता है उसको कहते हैं पीसी कल्चर। क्या कहते हैं दोस्तों? पीसी कल्चर कहते हैं। अगर आपसे कभी पूछ ले कि सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम के कीटों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। क्या होता है? रेशम से संबंधित जो उत्पादन होता है उसको कहते हैं सेरीकल्चर। विटीकल्चर होता है अंगूरों के उत्पादन से संबंधित। किसके उत्पादन से दोस्तों? अंगूरों के उत्पादन से संबंधित जो होता है उसको कहते हैं विटीकल्चर। अगर आपसे पूछ ले कि हार्टिकल्चर क्या होता है, हार्टिकल्चर होता है बागवानी के अंतर्गत आपकी सब्जी क्या होगी? सब्जी और पुष्प की जो खेती होती है उसको कहते हैं हार्टिकल्चर। यानी कि सब्जी आप समझ सकते हैं, इस यहाँ पर सब्जी या फूल की जो कृषि होती है उसको कहते हैं हार्टिकल्चर। सभी चीज को हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 41। स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसको कहते हैं स्थल। क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं? जल संधि या स्थल संधि, द्वीप कहते हैं या खाड़ी कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा स्थल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल संधि उसको कहते हैं। यानी कि जो 2 बड़े बड़े जो भूभाग होते हैं, यानी कि 2 स्थलीय भूभाग होते हैं, इनको जो आपस में जोड़ते हैं इसी को कहते हैं स्थल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? आकार में सबसे छोटा तो आपका है ऑस्ट्रेलिया। अगर सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा है हो जाएगा आपका एशिया महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 43। यशस्वी पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन है। एट द अपर प्राइमरी स्टेज सोशल साइंस कंप्रीज ऑफ, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में क्या क्या शामिल है? क्या क्या शामिल है? इतिहास भी शामिल है, भूगोल भी शामिल है, राजनीतिक विज्ञान भी शामिल है। ये तीनों ही शामिल है, लेकिन मनोविज्ञान तो नहीं शामिल है। तो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र उसमें नहीं शामिल है, ये भी गलत हो जाएगा।
इतिहास भी शामिल है, भूगोल भी है, राजनीतिक भी है और थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। इसमें समाजशास्त्र दिया है तो इसकी भी छुट्टी यहाँ पर हो जाएगी, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की। आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? व्याख्यानात्मक शिक्षण, संरचनात्मक प्रशिक्षण, अनुकरण या निपुणात्मक अधिगम। तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात करें, कैसा है? विरोधाभासी है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा व्याख्यानात्मक शिक्षण, यानी कि आप व्याख्या यानी कि उसको फुल एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये निगेटिव पॉइंट होगा, यानी कि विरोधाभासी को दर्शाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, दिए गए कथन ए बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। बिल्कुल राइट कथन हो जाएगा। ये दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है, करती है मदद। तो यहाँ पर ये भी कथन कैसा होगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं शब्द जोड़ दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। ए सत्य परंतु बी गलत। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 46। अनुभवजन्य साक्ष्य क्या होता है? जो अनुभव से प्राप्त साक्ष्य होता है उन्हीं को अनुभवजन्य साक्ष्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर राइट होगा कि इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़ों को ही अनुभवजन्य साक्ष्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 47। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त हैं, इतिहास के या अर्थशास्त्र में या भूगोल में या राजनीतिक विज्ञान में? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भूगोल। भूगोल सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत मॉडल यानी कि प्रतिकृतियों की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 48। कहता है कि स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? ये आपका हो जाएगा द्वितीयक स्रोत। द्वितीयक स्रोत कैसे होगा? यानी कि किसी दूसरे स्थान की जो जानकारी है, यानी कि मौसम है, उस समाचार को व्यक्ति किसी विशेष स्थान पर पढ़ता है तो ये कैसी जानकारी हो जाएगी? द्वितीयक जानकारी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 49। कहता है कि सीखने की अक्षमता यानी कि जो अक्षमता वाले शिक्षार्थी हैं किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? समावेशी यानी कि संयुक्त रूप से, यानी कि एक ही कक्षा में सभी सीखते हैं, उनके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? समावेशी कक्षा। क्वेश्चन नंबर 50 की यहाँ पर बात करें, सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूह के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। किसने ये कथन कहा है? CL ओगडेन, D परसेल, JH बेल या जे पियाजे? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर जे पियाजे का यह कथन है। किसका कथन है ये? जे पियाजे का ये कथन यानी कि सिद्धांत है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को। 51 कहता है कि कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को चाहिए छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए, उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दे, काम के लिए कक्षा को छोटे समूह विभाजित करे, परियोजनाओं को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करे। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होना चाहिए? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए। ठीक, किस में लगाए? बहस और चर्चाओं में लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 52। एक आत्मनिर्देशित, आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास करती है, उससे कहते हैं, क्या कहते हैं? आलोचनात्मक सोच कहते हैं या जटिल सोच, बुद्धिमान सोच या अमूर्त सोच? क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आलोचनात्मक सोच। क्या कहते हैं? आलोचनात्मक सोच कहते हैं इसको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 53। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त हुए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 6 यानी कि क्लास 6 हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आपका आ चुका है। यहाँ पर पहले ही चैप्टर का यहाँ पर दे दिया गया है। तो क्वेश्चन कहता कि जो अजंता की गुफा है उसमें जो चित्र मिले हैं उसमें किस रंग का प्रयोग किया गया, यानी कि जो रंग लिया गया है उस किस जो रंग का प्रयोग किया गया उस वह किस सामग्री से प्राप्त किया गया है?
पशु के अंगों से, ग्रेफाइट से, पौधों और खनिजों से, या स्लेट से। तो राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर 3, पौधों और खनिजों से प्राप्त रंगों का प्रयोग अजंता की गुफाओं में मिला है। अगर आपसे पूछ ले कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं, अजंता की जो गुफाएं हैं वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, और एलोरा की गुफाएं भी उसी राज्य में स्थित हैं, तो आप कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को। सबसे पुरानी पांडुलिपि लिखी गई थी ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। किस पर? ताड़पत्र थे प्राचीन काल में। पत्थर बाद में आए थे, कागज भी बाद में हुआ विकास इसका चाइना में, लकड़ी तब लोग जानते नहीं थे। यानी कि प्राचीन काल में ताड़पत्रों पर ही पांडुलिपियां लिखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 55, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? पूरा पाषाण काल की जो अवधि है वो सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, अगर यहाँ पर कथन ए बी दिए गए, सही उत्तर का चयन करना है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल सही कथन है। यहाँ पर कैसा कथन दिया गया? बिल्कुल सही कथन दिया गया है। कथन आपको याद रखना, जो मेहरगढ़ स्थान है, पूरा स्थल है, वो आपकी पाकिस्तान में बोलन दर्रे के पास स्थित है, जो कि उपजाऊ मैदान है। यहाँ पर खेती और पशुपालन के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं, यानी कि मिले हैं। तो कथन दोनों ही सत्य हो जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 57, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे ज्यादा संख्या में मिले हैं? किस, यानी कि किस नगर में सबसे ज्यादा हड़प्पा के नगर मिले हैं? किस में मिले हैं? गुजरात में मिले हैं। अगर आपसे कभी पूछ ले कि भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा हड़प्पा के स्थल मिले हैं, तो आपको बता देना है गुजरात में मिले हैं। ये क्वेश्चन कई प्रकार से आपके एग्जाम में बनता है। अगर पूछ ले कि गुजरात में कौन कौन से हड़प्पा के स्थल स्थित है, लोथल आपका कहाँ है? लोथल आपका है गुजरात में। कालीबंगन आपका है हरियाणा में। रोपड़ है आपका पंजाब में। ठीक, इतनी बात आप सभी लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 58, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में था? किस भाषा में था? इसकी जो भाषा थी कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। कैसी भाषा थी? जो ऋग्वेद की जो रचना की गई थी वो संस्कृत भाषा में की गई थी, यानी कि संस्कृत यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? पहले शासक कौन थे? पहले शासक का नाम क्या था? आपको यहाँ पर बताना है। पहले जो शासक थे उस शासक का नाम था बिंबिसार, यानी कि मगध के जो पहले शासक हुए थे उस शासक का नाम था बिंबिसार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को। 60 कहता है कि कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? बुद्ध, धम्म, अहिंसा, संघ, कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर होगा? यहाँ पर अहिंसा सम्मिलित नहीं है। बाकी बुद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध त्रिरत्न से संबंधित हैं, लेकिन अहिंसा इसमें सम्मिलित नहीं है। अहिंसा एक उनका उपदेश, यानी कि उनका एक कथन था महात्मा बुद्ध का। तो कह सकते हैं यहाँ पर यानी कि बुद्ध, धम्म और संघ ये तीनों ही बौद्ध धर्म के क्या हैं? त्रिरत्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि निम्नलिखित में से राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है। जो राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं तो आपको बताना है ना, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, लोकसभा सदस्य या विधानसभा के सदस्य, विधायक। किसकी बात यहाँ पर हो रही? जो राज्यसभा के जो सदस्य का चुनाव होता है किसके द्वारा यहाँ पर होता है? तो राइट आंसर होगा विधायक के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विधायक, यानी कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं जिन्हें विधायक कहते हैं उनके द्वारा ही राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? किसको अपनाया गया? संसदीय और संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 की यहाँ पर बात करें तो क्वेश्चन कहता है कि अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? कितने क्षेत्र आरक्षित हैं? कितने हैं? 84 क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं। जो अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र हैं संसदीय निर्वाचन के अंतर्गत वो किए गए हैं 84। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करेंगे 64 की। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? कौन सा होगा यहाँ पर राइट आंसर? राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार? समानता के अधिकार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 65। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है?
शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। मौलिक कर्तव्य अब खत्म हो चुका है जिसका नाम है संपत्ति का अधिकार नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। ये सभी मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुका है 66। 66 कहता है कि अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है शारीरिक विकलांगता, लिंग, जाति, वंश। तो जो अस्पृश्यता होती है किस मतलब कि के आधार पर भेदभाव को क्या दर्शाता है, तो दर्शाता है तो वो आपकी होती है जाति। अस्पृश्यता जाति के आधार पर भेदभाव को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राइट आंसर की अगर बात करें यहाँ पर मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है, राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 68। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है, किसको, राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है राज्यपाल। ठीक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 69। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है, मंत्रियों की परिषद, मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक दोनों। तो राइट आंसर की अगर बात करें यहाँ पर सांसद, जो सांसद होते हैं वो प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, जो विधायक होते हैं विधायक मुख्यमंत्री के चुनाव करते हैं, यानी कि चुनाव करता है। क्वेश्चन नंबर की बात करें यहाँ पर 70, किसकी 70। निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। भारत का जो पहला नागरिक कहा जाता है राष्ट्रपति को। किसका, भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है, किसको राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है, राज्य के पहले नागरिक कहा जाता है राज्यपाल को, और भारत यानी कि देश का पहला नागरिक कहा जाता है राष्ट्रपति को। तो राज्यपाल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72 की। वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है, 13वीं है, 14वीं है, 15वीं है या 16वीं है। 14 के बाद कौन सी थी, 14 के बाद आपकी थी, कितनी थी ये आपको बताना है। 14 के बाद थी ये 16वीं, ठीक है 16वीं थी। 14 के बाद आप 5 जोड़िएगा, कितने हो जाएंगे, 14 5 19 में ये कितनी थी, कितनी होगी आपकी 16वीं, यानी कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, उसी के अनुसार यहाँ पर दिया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 73। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, इनमें से कोई नहीं है इस वक्त, यानी कि वर्तमान में महिला राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, यानी कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है तो यहाँ पर नहीं दिया गया है। क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर 74 की। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सरकार का ढांचा, राजनीतिक दलों के नाम, नागरिकों के अधिकार। यानी कि राज्यों और केंद्र शासित का भी उल्लेख किया गया है, सरकार के ढांचे का भी, राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं किया गया है, नागरिकों के अधिकार का भी उल्लेख किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3, राजनीतिक दलों के नाम। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 75 की। राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है, राज्यसभा में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा यहाँ पर राष्ट्रपति करता है नामांकित राज्यसभा के सदस्यों को। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 की। निम्नलिखित में से भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष कौन था, सी राजगोपालचारी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। यानी कि तो जो भारत के जो कौन थे, भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, कौन थे, अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, यानी कि राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 77 की। किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 77 की। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल रहा था, कौन रहा था, सी राजगोपालचारी रहे थे। कौन, सी राजगोपालचारी रहे थे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका सी राजगोपालचारी। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको बताना पड़ता है कि सी राजगोपालचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी इनका पूरा नाम है। ये भी आप सभी लोग याद रखेंगे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 78 की। किसकी, 78 की। भारत का संविधान कब अपनाया गया, कब अपनाया गया, 15 अगस्त को नहीं अपनाया गया,
26 नवंबर 1947 को भी नहीं अपनाएगा। 26 नवंबर 1949 को ही अपनाया गया था भारत का संविधान। कब? 26 नवंबर 1949 को ही अपनाया गया था। इसलिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? अभी आने वाली है 26 जनवरी, ठीक ना। तो यहाँ पर ये गणतंत्र हुआ था। क्या हुआ था? गणतंत्र हुआ था भारत 26 जनवरी 1950 को। लेकिन भारत का जो संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर को अपनाया गया था। यहाँ पर बात करें अब क्वेश्चन नंबर 79 की। निम्नलिखित में से भारत की रियासतों को एकत्रित करने में निर्णायक भूमिका थी। जवाहरलाल नेहरू की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी। तो राइट आंसर की अगर बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? भारत की संपूर्ण जितनी भी रियासतें थी उनको एकत्रित यानी कि एकीकरण किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लगभग कितनी थी? 365 रियासतें भारत में थी आज़ादी से पहले। उनको एकत्रित करने का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारी निकाय, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय सरकारी निकाय। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो थे किसके? संघ समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। अब बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 82 की। 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान बंगाल का पहला नवाब था, ये बात याद रखेंगे। नादिर शाह, अली वर्दी खान या बुरहान उल मुल्क। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। तो मुर्शिद कुली खान के ही नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे क्या हो गया? मुगल नियंत्रण से अलग हो चुका था। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83 की। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी है और मुगल सम्राट होंगे, मतलब कि आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? ये किसने कहा था? ये जो कहा था ये लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहे थे क्लास 8 की, यानी कि कक्षा 8 का पूरा एनसीईआरटी भी हम आपको कवर करा चुके हैं 6 से लेकर 8 तक की पूरी। अगर आपको वे वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, उनको भी आप एक बार जरूर देखिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, तो जो राइट आंसर होगा, लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि जो मुगल बहादुर शाह जफर है ये अंतिम बादशाह, इसके बाद कोई नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग, यानी कि 83 का यहाँ पर होना चाहिए 3, यानी कि लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 84 की। किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है? लॉर्ड डलहौजी। अवध की बात यहाँ पर करी गई है किसकी? 1856 में अवध का विलय कर दिया था लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आरोप पर। ठीक ना, कुशासन के आरोप पर इस लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध का विलय कर डाला। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी होना चाहिए इसका राइट आंसर। 84 का भी यहाँ पर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 85 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 85 की बात करेंगे। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? किसने कहा था? नाना साहेब ने कहा था। बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह तो जफर कानपुर का शासक था ही नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा जिसने खुद को पेशवा कहा था? किसने खुद को पेशवा कहा था? नाना साहेब ने खुद को पेशवा कहा था। अब बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 86 की। कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि क्या होगी? एक कहानी सुनाना नहीं होगी, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना ये भी नहीं होगी, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा को आयोजित करना, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। यानी कि आपको यहाँ पर लग रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर 3 या चौथा ही होना चाहिए। तो इन दोनों में जो सबसे उपयुक्त कथन होगा, यानी कि सबसे विधि, यानी कि जो सबसे उपयोगी कथन होगा वो यहाँ पर कथन आपका हो जाएगा कौन सा? किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा कराना बच्चों को सबसे ज्यादा कारखाने के विषय में उपयोगी साबित होगा। अब बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 87 की।
एडुसैट से अभिप्राय क्या है? एडुसैट से अभिप्राय क्या है? तो क्या अभिप्राय है इससे? यह जो था एक मानव निर्मित उपग्रह था। क्या था? मानव निर्मित उपग्रह था, ठीक है, जिसको कहते हैं एडुसैट। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह का नाम है एडुसैट। ठीक, अब बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88 की, यानी कि 90 तक ही क्वेश्चन रहते हैं। 3 और क्वेश्चन करेंगे। पंचवाड़ी बीजक निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों से संरचित है? तो राइट आंसर होगा कबीर। कबीर की रचनाएं हैं साखी, सवद, रमैनी। ठीक है, उसमें ही आपका है पंचवाड़ी और बीजक। ठीक है, तो जो इस रचना आपको की है यानी कि पंचवाड़ी और बीजक की, तो कबीर दास ने की है ना। तो बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 89 की। एलोरा की गुफा भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह के रूप में यानी कि पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, इस किस काल की कृति है? ये है आपकी राष्ट्रकूट काल की कृति। ठीक है, तो राष्ट्रकूट काल की यह कृति है। क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पर आ चुका है, जो कि सबसे अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता था? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज, सेवा समाज। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर जो ब्रह्म समाज था वो उपनिषद में क्या रखता था? आस्था रखता था। क्वेश्चन आपके यहाँ तक पूरे हो चुके हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।